हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनस्वी वेलकमिंग यू ऑल इन श्री राम ऑनलाइन डिफेंस क्लासेस। बच्चों, जैसे कि आपको पता है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप के इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन। हमने हमारा सेट 1 शुरू कर दिया था, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन डिटेल में देख लिए हैं और कुछ क्वेश्चंस के देखने बाकी हैं। तो जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन हम आज की वीडियो में डिटेल तरीके से देखेंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में शुरू किया था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका टेंस से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पे इस सेंटेंस को रीड करना है और इसमें अप्रोप्रिएट टेंस को भरना है। तो यहाँ पे बच्चों देखना, जब मैंने इस क्वेश्चन को रीड किया मैंने क्या देखा, ही ब्लैंक फॉर ए वॉक डेली इन द मॉर्निंग, कि वो हमेशा डेली इन द मॉर्निंग सुबह सुबह हमेशा क्या करने जाता है, वॉक करने जाता है। तो डेली इन द मॉर्निंग ने मुझे बताया कि मुझे यहाँ पे कौन सा टेंस लेना चाहिए। डेली इन द मॉर्निंग एक दैनिक क्रिया है, आपकी रूटीन हैबिट है, रूटीन हैबिट है जिसको आप हमेशा करते हैं। और रूटीन हैबिट किस टेंस में बोली जाती है बच्चों? रूटीन हैबिट को शो करते हैं हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में। क्या बोला मैंने? प्रेजेंट सिंपल टेंस से आप रूटीन हैबिट को शो करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। तो हेडिंग आप डालिएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो बच्चों प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट में HV लिख रही हूँ, डू या डज। और यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है बच्चों, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अच्छा, जो इसका अफर्मेटिव पैटर्न होता है, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक जो वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव जो पैटर्न होता है, सकारात्मक मतलब ना तो उसके अंदर नॉट आए और ना ही वो क्वेश्चन मार्क हो, ठीक है, ये दोनों ही ना हो। तो ऐसे सेंटेंस को आप क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका पैटर्न क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे कोई डू डज का यूज नहीं होता, इसलिए आपको अफर्मेटिव मैंने अलग से लिखवाया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है बच्चों, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो आप यहाँ पे वर्ब के साथ में एस या ES लगाते हैं, एस या ES लगाते हैं। और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, बहुवचन है, तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपका होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का बेसिक। तो बच्चों ध्यान रखना, कोई भी आपका रूटीन हैबिट हो, आपका साइंटिफिक फैक्ट हो, या फिर आपका क्या हो, आपका हिस्टोरिकल फैक्ट हो, ये आपके सब चीज़ें किस में लिखी जाती हैं आपके प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। मैंने क्या क्या बोला? कोई भी साइंटिफिक फैक्ट हो, ठीक है, या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, ठीक है, या फिर आपका कोई रूटीन हैबिट हो। अच्छा, साइंटिफिक फैक्ट मतलब जैसे कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी किस पे बॉयल होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। ये आपका क्या है? ये आपका साइंटिफिक ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करूँ तो क्या हो जाएगा कि सन राइजेज इन द ईस्ट, की जो सन है उसका उदय किस डायरेक्शन में होता है? ईस्ट में होता है। ये यूनिवर्सल फैक्ट है। तो यूनिवर्सल फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन और साइंटिफिक जो फैक्ट होते हैं वो सारे के सारे आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखे जाते हैं। ये चीज़ें आपको प्रेजेंट सिंपल के बारे में पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। ये आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो जब भी मैं आपको इस तरह कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूँ। तो यहाँ पे डेली इन द मॉर्निंग रूटीन हैबिट को बता रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस पे जाएंगे। अच्छा, वाक्य बताइए, वाक्य नकारात्मक है कि आपका प्रश्न पूछा गया है कि सकारात्मक है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है कि इंटरोगेटिव है? ना तो आपको यहाँ पे नॉट दिख रहा है तो नेगेटिव नहीं है। क्वेश्चन मार्क दिख रहा है क्या एंड में? कोई क्वेश्चन पूछा गया है क्या? क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया। तो सेंटेंस कैसा? सकारात्मक, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में क्या बताया कि सब्जेक्ट को देख लेना, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या एस लगता है कि नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। तो यहाँ पे देखना कि वर्ब तो गो है और एस या ES लगा हुआ जो ऑप्शन है वो कौन सा है बच्चों? वो है मेरा डी ऑप्शन। ये जो शैल और विल आता है ये आपका किस में आता है बच्चों?
ये आपका आता है फ्यूचर में, ठीक है। फ्यूचर में आप क्या करोगे, इसको मॉडल में भी काउंट करते हैं। शैल और विल के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में गो। अगर यहाँ पे ही सब्जेक्ट ना हो के बच्चों, ही ना हो के आपका कोई सब्जेक्ट प्लूरल जैसे कि दे होता, THEY दे होता, तो दे प्लूरल है कि नहीं है, तो वे वॉक पर जाते हैं हमेशा डेली इन द मॉर्निंग, तो आप क्या लगाते, फिर यहाँ पे वर्ब आप गो लगाते। तो आई होप ये प्रेजेंट सिंपल टेंस आपने इस टेंस से अच्छे से समझ लिया होगा। तो यहाँ पे बच्चों देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन अगेन आपको फिल इन द ब्लैंक में अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे देखना जो बच्चों ये लाइन यहाँ पे दी गई है, ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, हम कहते हैं ना मुहावरे लोकोक्ति एज इट इज बोला जाता है। तो यहाँ पे जो आपकी ये ईडियम है इसको पढ़ लेते हैं। थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, कि जो सुंदरता की चीज़ें हैं वो आपका क्या देती है, खुशी देती है, हमेशा के लिए खुशी देती हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे जो आर्टिकल आएगा वो फिक्स है बच्चों। फिक्स क्यों है, क्योंकि एक ये मुहावरे की तरह यूज़ होता है, यहाँ पे ए का यूज़ होता है। अच्छा अब ए की बात आई है तो मैं यहाँ पे एन की थोड़ी बात आपसे करूँगी। एन, ठीक है, यहाँ पे ये एन है, ये किन वर्ड्स के पहले, किन नाउन से पहले लगता है। पहली बात तो ये जो आर्टिकल है ए, एन और द, ये आपके एडजेक्टिव होते हैं बच्चों। आप आर्टिकल में पढ़ते हो ना इनको, आर्टिकल में। अच्छा ये नाउन के लिए आते हैं कि नहीं आते, और नाउन को क्वालिफाई करने वाली चीज़ क्या होती है, एडजेक्टिव होती है, इसलिए मैंने इनको एडजेक्टिव बोला है। मैं बात कर रही हूँ एन की। एन का यूज़ कहाँ होता है, तो ऐसे नाउन जिनको जब जिनका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है और जिनसे किसकी ध्वनि आए, हिंदी के स्वर की ध्वनि आए। मैंने क्या बोला, हिंदी के स्वर, ठीक है, हिंदी के स्वर। हिंदी के स्वर क्या होते हैं बच्चों, आई होप सबको पता होगा, ए आ ई होते हैं। तो इसकी ध्वनि आए तभी आपको क्या लेना है, तब उससे पहले आपको आर्टिकल क्या लेना है, एन लेना है। जैसे बोलना है एम में, तो एम में इस तरह बोला जाता है। तो एम में से पहले आप क्या लेंगे, आप लेंगे यहाँ पे एन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे वो देखते हैं कि भाई जो ये यहाँ पे मैंने एम में लिखा, ठीक है, तो इसको एम, इस एम को देखते हैं वो। यहाँ पे ये एम है, ये क्या है, ये हमेशा गलती करते हैं वो इंग्लिश वाले वोवल को ढूंढने की। इंग्लिश वाले वोवल क्या होते हैं बच्चों, इंग्लिश वाले वोवल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। वो इन वोवल को ढूंढने की कोशिश करते हैं और इससे पहले आर्टिकल एन को लगाने की कोशिश करते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट साफ साफ गलत है। मैंने क्या बोला, हिंदी के स्वर की ध्वनि आ जाए तो आप क्या ले लेंगे, उससे पहले आर्टिकल एन ले लेंगे। जैसे एम ए, यहाँ पे एम से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू में से नहीं है, लेकिन जो स्वर की ध्वनि आ रही है, हिंदी के स्वर की ध्वनि आ रही है, एम ए, इस तरह लिखा जाता है। तो ये ए दिखा कि नहीं दिखा, ये ए दिखा तो आपने आर्टिकल लगाया एन। इस तरह आप बोलते हो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे बच्चे यूनिवर्सिटी से पहले मैं आपसे पूछूं कि बताओ कौन सा आर्टिकल लगाओगे, ए लगाओगे कि एन लगाओगे, ऑप्शन दूं, ए लगाओगे कि एन लगाओगे। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे ये यू देख लेते हैं और इंग्लिश के वोवल पे आ जाते हैं। इंग्लिश के वोवल ये 5 बताए मैंने आपको, ये क्या है, इंग्लिश के वोवल है, इंग्लिश के स्वर हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, चलो यू मिल गया तो एन लगा दो, लेकिन बच्चों यहाँ पे एन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, मैंने क्या बोला, एन के लिए हिंदी के स्वर की ध्वनि आनी चाहिए। ये यूनिवर्सिटी किस तरह शुरू होता है, किससे शुरू होता है, य से शुरू होता है, य। तो यह क्या है, हिंदी में व्यंजन है, ठीक है। तो यहाँ पे य से शुरू हो गया। पहला देखना वर्ड क्या है, किसकी ध्वनि, पहला वर्ड देखना है, पहला जो अक्षर है वो देखना है। पहला अक्षर अगर हिंदी का स्वर हो तभी आर्टिकल एन आपको लेना है, वरना आप क्या लेंगे, आर्टिकल ए लेंगे। जैसे यूनिवर्सिटी, पहला जो स्वर है वो, सॉरी, पहला जो अक्षर है वो क्या है, व्यंजन य है, तो आप यहाँ पे ए लेंगे न कि एन लेंगे। आई होप ये ए और एन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट है बच्चों, नोट डाउन कर लेना कि नोट लगा के क्या लिखोगे कि ये जो एन लगता है ना, ये हिंदी के स्वर, जो पहला जो अक्षर आए वो हिंदी का स्वर होना चाहिए, ठीक है, ना कि ये आप इंग्लिश के वोवल लोगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 13, द थंडर वॉज एक्कम्पनीड
तो यहाँ पे आपका पैसिव यूज हुआ है बच्चों, कि थंडर कहते हैं ना हम कि बहुत तेज बारिश के साथ बादल कड़क रहे थे, बादल गरज रहे थे, बिजलियां कड़क रही थी, तो बिल्कुल वैसा ही कोई सीन यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर है। पैसिव स्ट्रक्चर कैसे पहचाना, तो आपको मैंने ना आपको क्लास में पहले भी बताया था, जब भी आपकी क्लास शुरू हुई थी तभी आपको बताया था क्या, कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वॉज बी की फॉर्म है कि नहीं, टोटल 8 फॉर्म लिखवाई थी आपको, और एकम्पनीड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे द थंडर वॉज एकम्पनीड, कि थंडर के साथ साथ क्या हुआ, तो एकम्पनीड, तो ये पैसिव स्ट्रक्चर है कि नहीं है बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाई आएगा, बाई आएगा। याद करने का तरीका है, बताया है मैंने कि यहाँ पे एकम्पनीड के साथ वैसे फिक्स प्रीपोजिशन बाई यहाँ पे आता है जब क्या हो, accompanied by something, accompanied by something, something में यहाँ क्या है, हैवी रेन, तो फिक्स प्रीपोजिशन मैंने क्या बताया आपको, बाई आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बाई। यहाँ पे बहुत से बच्चे विद कर लेते हैं बच्चों, तो वो आपकी एरर हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना, ये मैंने क्या बताया, ये मैंने आपको क्या बताया कि क्या है, पैसिव वॉइस है। कैसे पहचाना आपने, बी प्लस वर्ब थर्ड से पहचाना। तो हमेशा ध्यान रखना कि एक्टिव वॉइस हो, एक्टिव वॉइस हो तो आपका जो एकम्पनी है, आपका जो यहाँ पे वर्ब है वो क्या है, एकम्पनी है। ये कोई भी प्रीपोजिशन अपने बाद में नहीं लेता, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता। कब, एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या लिया है, बाई लिया है। यहाँ ये ध्यान रह जाएगा तो नोट डाउन कर लीजिए। एक एग्जाम्पल भी लिख लेना इसके लिए। एग्जाम्पल, राम accompanied श्याम। ठीक है, कि राम किसके साथ आया, राम किसके साथ आया, राम श्याम के साथ आया। ठीक है, एकम्पनीड श्याम, कि राम ने श्याम को कंपनी दिया, उसके साथ गया वो। तो यहाँ पे देखना, एकम्पनीड के बाद में क्या मैंने कोई प्रीपोजिशन लगाया, नहीं लगाया ना। यहाँ पे बच्चों विद करके एरर देगा, विद करके एरर देगा। यहाँ पे विद लिख के क्रॉस कर लेना। एक्टिव वॉइस में जब बी प्लस वर्ब थर्ड ना है, कोई भी और टेंस यूज हुआ है, यहाँ कौन सा टेंस यूज हुआ है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। यहाँ पे मैंने यूज किया है आपका पास्ट सिंपल टेंस, तो राम एकम्पनीड श्याम, डायरेक्ट ऐसे बोला जाएगा। तो देख लेना, ये एरर भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 14, तो द नाउन फ्रॉम डिटेक्ट, तो डिटेक्ट का लिए नाउन ढूंढना है। डिटेक्ट के लिए नाउन ढूंढना है तो पहले ये तो पता चल जाए कि डिटेक्ट क्या है। तो डिटेक्ट आपका वर्ब है। कैसे पहचाना आपने, तो बच्चों डिटेक्ट में आईएनजी लगाओ। ठीक है, मैंने क्या बोला, डिटेक्ट में आईएनजी लगाओ। आपने क्या बोला, डिटेक्टिंग, डिटेक्टिंग, और मैंने क्या बोला, ईडी लगा के देखो। ठीक है, तो आपने क्या बनाया, डिटेक्टेड, ये दो चीज बनाई आपने। अब देखना यहाँ पे डिटेक्टिंग और डिटेक्टेड, ये दोनों वर्ड एग्जिस्ट करते कि नहीं करते, आपने पढ़े हुए कि नहीं पढ़े हुए, बिल्कुल पढ़े हुए हैं। तो ये डिटेक्ट क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया। वर्ब को पहचानने का तरीका बता दिया मैंने। कोई भी वर्ड पहचानना हो, वर्ब है कि नहीं, आईएनजी या ईडी लगा के देख लेना। आपने देख लिया, आपको पता चल गया वर्ब है। इसका नाउन देखना है बच्चों, तो देखना जब भी किसी वर्ब का नाउन बनाना पड़े तो उसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। डिटेक्ट क्या होता है, कोई चीज ढूंढना। ठीक है, डिटेक्ट मतलब कोई चीज को ढूंढना, तलाशना, ढूंढना या फिर तलाशना। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। यहाँ पे देखना जो मीनिंग है वो सारे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखना, डिक्टेटर, डिक्टेटर क्या होता है, डिक्टेटर तो बच्चों तानाशाह होता है। तानाशाह मतलब जैसे कि आपका हिटलर था, जैसे कि मुसोलिन था, जैसे कि स्टालिन था, तो वो तानाशाह थे। वो केवल एक एरिया पे खुद ही का रूल चलाते थे। ठीक है, तानाशाह थे। तो यहाँ पे डिक्टेटर इसका मतलब नहीं हो सकता ना, ऐसे नहीं देखना कि नहीं देखो सेम सेम तो लग रहा है, डिटेक्ट हो गया डिक्टेटर हो गया, नहीं, मीनिंग टोटली बदल गया। तो ये है तो नाउन, लेकिन क्या इस वर्ब का नाउन है, नहीं,
क्योंकि मीनिंग ही नहीं मिल रहा। नेक्स्ट है डिटेंशन। डिटेंशन होता है किसी को बंदी बना के रखना, ठीक है, उसको डिटेंशन में रखा गया, मतलब उसको बंदी बना कर रखा गया है। तो यहाँ पे डिटेंशन, क्योंकि इसका मीनिंग सेम नहीं बैठ रहा, मुझे ढूंढना और तलाशने से रिलेटेड वर्ड चाहिए जो कि डिटेक्ट से बना हो। डिटेक्टिव क्या होता है? जासूस होता है बच्चों, ये जासूस होता है। डिटेंशन कैद होता है। और नेक्स्ट डी ऑप्शन देखना क्या है? डिटेक्शन। डिटेक्शन देखो, डिटेक्ट वर्ड से क्या बना है? डिटेक्शन बना है। तो यहाँ पे डिटेक्ट वर्ड का क्या था? ढूंढना या तलाशना। और जो ढूंढने और तलाशने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं डिटेक्शन। तो क्या बोला मैंने? वो प्रोसेस, प्रोसेस जिसके थ्रू, जिससे ढूंढते हैं या तलाशते हैं, ढूंढते हैं या तलाशते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को बच्चों कहते हैं डिटेक्शन। आंसर हो जाएगा आपका डी। तो आपने कैसे पहचाना? देखो सारे वर्ड तो ऐसे सेम से ही लग रहे थे पढ़ने में तो, लेकिन आपने क्या करना है? सेम मीनिंग देखना है। इसका मतलब जो होता है वही नाउन में भी उससे मिलता जुलता मतलब निकलना चाहिए। तो डिटेक्शन आपका क्या हो गया? आपका यहाँ पे इसका नाउन फॉर्म हो गया। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? एक सेंटेंस दिया है, एक सेंटेंस से सिमिलर जो मीनिंग निकल रहा है वो आपको सेंटेंस ढूंढना है। तो सेंटेंस क्या दिया है? एक मिनट। सेंटेंस क्या दिया है? ही इज ग्रेटर देन मी, वो मुझसे महान है। ही इज ग्रेटर देन मी, इसका मतलब क्या निकला? वो मुझसे महान है। तो यहाँ पे देखना, मुझे इसी से मिलता जुलता जो सेंटेंस का मीनिंग है वो ढूंढना है। तो देखना, फर्स्ट है आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, मैं उतना महान नहीं हूँ जितना कि वो है। तो बच्चों ये दोनों बात तो सेम ही हुई ना, कि क्या है? ही इज ग्रेटर देन मी, कि वो मुझसे ज़्यादा महान है। या फिर मैं बोलूँ कि मैं उतनी महान नहीं हूँ जितना कि वो है, तो मिल गया मुझे क्या? सेम बात कहने वाला दूसरा सेंटेंस। चलो बाकी भी देख लेते हैं। आई एम द ग्रेटेस्ट, मतलब मैं सबसे महान हूँ। तो यहाँ पे क्या ही इज ग्रेटर देन मी में ये बोला गया था? क्या मैं सबसे महान हूँ? नहीं बोला गया ना, इसलिए आंसर नहीं है। सी ऑप्शन देखते हैं, आई एम एज ग्रेट एज ही, मैं उतना ही महान हूँ जितना कि वह है। तो ये भी नहीं बोला गया था आपके गिवन सेंटेंस में, इसलिए ये भी आंसर नहीं होता। डी देखते हैं, ही इज एज ग्रेट एज आई, वो उतना ही महान है जितना कि मैं। तो बच्चों ये दोनों तो सेम ही बात हुई ना, तो यहाँ पे ये दोनों ही आंसर नहीं हुए। अच्छा, इस क्वेश्चन के साथ मुझे आपको बतानी है डिग्री। तो कौन कौन सी डिग्री बच्चों? 3 डिग्री आपने पढ़ी होंगी। कौन कौन सी आपने पढ़ी होगी? पॉजिटिव डिग्री आपने पढ़ी होंगी, कंपैरेटिव डिग्री आपने पढ़ी होगी, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। तो बच्चों फटाफट से इन डिग्री का यूज सुनते जाना और वीडियो पॉज करके लिखते जाना। पॉजिटिव डिग्री क्या? जब आपको ये बोलना हो कि कोई चीज़ उतनी ही अच्छी है जितनी की दूसरी, या फिर बोलना हो कोई चीज़ उतनी ही बुरी है जितनी की दूसरी, तब आप क्या बोलते हो? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डिग्री का यूज़ आप इस तरह केसेस में करते हो। और इसको बताने के लिए सो एज या एज का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल मेरे सामने ही है, मैं वही बता देती हूँ। देखिए आप अपने थर्ड और आपका सी और डी ऑप्शन, आई एम एज ग्रेट एज ही और ही इज़ एज ग्रेट एज आई। तो यहाँ पे एज का यूज़ है कि नहीं? कि इतना ही महान है जितना कि वह है, मैं वह भी उतना ही महान है जितना कि मैं हूँ। एज का यूज़ है कि नहीं? अच्छा, सो एज का कहाँ यूज़ है? तो सो एज का यूज़ है आपके फर्स्ट सेंटेंस में। तो ये तीनों ए, सी और डी ये पॉजिटिव डिग्री की हो गए। तो इनके पास में पीपी लिख रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री। तो जब दो चीज़ों का कंपैरिजन हो, कोई चीज़ या तो ज़्यादा अच्छी होगी दूसरी से या ज़्यादा बुरी होगी दूसरी से, तो देखना आपका जो कंपैरेटिव डिग्री है वो है आपके जो गिवन सेंटेंस है उसी में क्या यूज़ हुआ है? ग्रेटर। ये जो ई आर लगा है बच्चों, या तो ई आर लग के कंपैरेटिव बनता है या फिर मोर लग के कंपैरेटिव बनता है, ये भी सुना होगा। तो यहाँ पे ई आर लगा है कंपैरेटिव डिग्री। और हमेशा ध्यान रखना
कंपैरेटिव डिग्री में आप THAN का यूज़ करते हैं, देन का यूज़ करते हैं। मैंने स्पेलिंग इसलिए बोली क्योंकि THEN करके भी एरर दिया जाता है। तो कंपैरेटिव डिग्री या तो ER लग के बनेगा या फिर मोर, दोनों नहीं, मोर ग्रेटर नहीं बोलेंगे, दोनों दिया है तो एरर हो जाएगा, या तो ये, ठीक है, या तो मोर या फिर ER, और उसके बाद में देन लेना ही लेना है। तो कंपैरिजन हो गया दो लोगों में, किसमें, ही और मी में, तो ये हो गया कंपैरिजन। सुपरलेटिव डिग्री मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा, पूरे सब में कंपैरिजन कर लो। अब यहाँ पे दो में नहीं रह गया कंपैरिजन हो गया बहुत सारे लोगों में, या तो सबसे अच्छा या सबसे बुरा, वो हो गया सुपरलेटिव। उसको बताने के लिए मेरे को कौन सा क्वेश्चन दे रखा है, बी ऑप्शन देखना बच्चों। यहाँ पे सुपरलेटिव का S लिख रही हूँ और 15 में कंपैरेटिव का C लिख रही हूँ। आप इसके प्रॉपर नोट्स बना के लिख लेना। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपका ST आया है, तो आपका सुपरलेटिव की पहचान होती है एंड में क्या आना, ST आना, या फिर क्या आ सकता है, मोस्ट आ सकता है। मोस्ट और ST दोनों नहीं आएंगे। और हमेशा ध्यान रखना, सुपरलेटिव से पहले हमेशा द का यूज होता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आप किस आर्टिकल का यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, इसकी भी एरर बनती है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो चलिए ये फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए सारी बातें, मैंने आपको डिग्री बता दी है इन सारे क्वेश्चन के थ्रू। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट 16 क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पे एरर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये एक सेंटेंस है जिसको आपने तोड़ के 3 पार्ट ABC में लिख दिया, देखना है किस पार्ट में एरर नहीं है, तो हम क्या ले लेंगे, D नो एरर। तो देखना, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, उस मेट विद एन एक्सीडेंट मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया। देखना यहाँ पे मीट का कौन सा फॉर्म है बच्चों, मीट का कौन सा फॉर्म यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। तो कौन सा टेंस है बच्चों, पास्ट सिंपल टेंस, आपको पता है ना, पास्ट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। और बाकी जो पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है, बाकी सेंटेंस जैसे कि आपका नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ पे ही मेट विद एन एक्सीडेंट मतलब कि वो उसका एक्सीडेंट हुआ, एंड एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, और उसको हॉस्पिटल में क्या करवाया, एडमिट करवाया। तो बच्चों यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, C पार्ट में एरर है। एरर क्या है, एडमिटेड की बजाय यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए वॉज एडमिटेड, मतलब पैसिव होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। अब ऐसा मैंने क्यों बोला कि पैसिव क्यों होना चाहिए, तो इस सेंटेंस को मैं आपको अलग से समझाती हूँ। फटाफट से एक फ्रेश पेज निकाल लीजिए और लिखिए, ही वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। एक सेंटेंस ये लिखिए, दूसरा क्या लिखिए, यहाँ पे ही दूसरा सेंटेंस लिखिए, ही एडमिटेड हिम इन द हॉस्पिटल। ठीक है, 2 सेंटेंस लिखे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो फर्स्ट सेंटेंस है बच्चों, ये आपका क्या है, ये आपका पैसिव वॉइस में है, पैसिव में है, पैसिव वॉइस है। और जो सेकंड सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव और पैसिव कहने का मतलब आज आप समझना बच्चों क्या होता है। एक्टिव सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, मतलब सब्जेक्ट खुद एक्शन करता है। पैसिव वॉइस में मेरा सब्जेक्ट क्या होता है, पैसिव होता है, मतलब इनएक्टिव होता है, मतलब कोई एक्शन नहीं करता। तो जो मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, मैंने बोला कि ये पैसिव वॉइस में है, मतलब मेरा सब्जेक्ट पैसिव है, कोई एक्शन नहीं कर रहा। जब ये ही कोई एक्शन नहीं कर रहा तो मतलब इस पर एक्शन हो रहा है। हमेशा पैसिव वॉइस में ध्यान रखिएगा, जो ये वर्ब का एक्शन है ये आपके सब्जेक्ट पर होता है। तो एडमिट करने का एक्शन ही पर हुआ है बच्चों, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में। अच्छा अब देखना, अगर किसी पर्सन को चोट लगी है तो उसको कोई एडमिट करवाएगा हॉस्पिटल में, ठीक है। और ये जो एडमिट है बच्चों, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ये अपना एक्शन करती ही करती है, ठीक है। इसके बाद में देखना, ये प्रीपोजिशन कभी आपका ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन नहीं आता। यहाँ क्यों आया है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन आ सकता है, क्योंकि पैसिव वॉइस में ये ट्रांजिटिव वर्ब का एक्शन आपका सब्जेक्ट पर हो गया।
कि एडमिट तो करवाया लेकिन किसको, ही को, तो ही पैसिव है, कोई एक्शन नहीं कर रहा, वर्ब का एक्शन इस पे हो रहा है। एक्टिव सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो खुद एक्शन करता है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ही एडमिटेड, उसने एडमिट करवाया, किसको, ही एडमिटेड हुम। ट्रांजिटिव वर्ब से आपको पता है हुम से क्वेश्चन पूछते हैं तो आंसर में आता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही लिख रही हूँ, ठीक है। तो एडमिटेड हुम, तो एडमिटेड हिम, ठीक है। तो ये आपका एडमिटेड क्या है बच्चों, ये ट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ पे, ये इसका ऑब्जेक्ट इसके बाद आएगा। अब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट इसके बाद आ रहा है क्योंकि एक्टिव वॉइस है, ठीक है, और पैसिव वॉइस में याद है ना यही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, तो डिफरेंस समझिए। अब उस क्वेश्चन एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो बच्चों नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अभी क्वेश्चन देखो कि वो उसका एक्सीडेंट हो गया और यहाँ पे ही एडमिटेड, ये एडमिटेड का सब्जेक्ट क्या रहा होगा, ही रहा होगा ना। अगर यहाँ पे वॉज नहीं लगाते ना तो इसका मीनिंग देखना क्या बन रहा है, इसका मीनिंग क्या बन रहा है कि ही एडमिटेड। यहाँ पे एक बार समझ लो वॉज नहीं है, मैं हटा ही देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये एडमिटेड का सब्जेक्ट क्या, ही, तो ही एडमिटेड। अब दिमाग में आता है ही एडमिटेड, उसने एडमिट करवाया, तो दिमाग में अपने आप क्वेश्चन आएगा किसको एडमिट करवाया। तो अब यहाँ पे तो एक्चुअली इसका जो ही है इसका एक्सीडेंट हुआ था, इसी को तो हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है कि ये जाके किसी और को करवा देगा, इसको तो खुद करवाना है, इसलिए पैसिव बनाया, इसलिए यहाँ पे लगाया ही वॉज एडमिटेड कि इसको एडमिट करवाया गया कहाँ पे, हॉस्पिटल में। बच्चों एक्टिव पैसिव का बहुत 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 स्ट्रॉन्ग लॉजिक है, ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना ऊपर से निकल गया होगा। तो ध्यान से इस वीडियो को समझ में नहीं आया दोबारा से एक बार पीछे जाके बैक करके सुनिएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कहने का मतलब क्या है। और हमेशा एक और चीज़ ध्यान रखना, हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का ही आपका क्या बनता है, एक्टिव से पैसिव बनता है, इनट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बनता। अब मुझे बहुत दुख की बात होगी ये सुन के कि बच्चों को ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव भी नहीं पता होंगे। तो बच्चों हमारे जो पेज है श्री राम का, उसी पे एक पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्टरी वीडियो है, उसको प्लीज़ देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखना क्या समझ में आया आपको, पैसिव वॉइस में करना है, क्यों करना है समझ में आया। वॉज क्यों लिया मैंने, कोई और बी की फॉर्म क्यों नहीं ली, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बताया कि पास्ट चल रहा है बच्चों, पास्ट चल रहा है, यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो सारी वर्ब पास्ट सिंपल टेंस में लिखो, इसको बोलते हैं पैरेललिज्म ऑफ टेंस। तो यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग वॉज लगाऊं कि वर लगाऊं, ही सिंगुलर है तो वॉज ले लिया। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 17। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, एरर फाइंड आउट करना है। तो देखना, ही स्टॉल ए डॉग एंड सोल्ड द डॉग फॉर ₹50, नो एरर। किस पार्ट में एरर है बच्चों, मुझे तो पता चल गया बी पार्ट में एरर है। फटाफट से बताओ क्या एरर है, ठीक है, फटाफट से बताइए। अपनी अपने अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको खुद देखिए कितना स्ट्रांग है। तो यहाँ पे जो एरर है वो द डॉग में है। अब आप कहेंगे मैम ये क्या बोल रहे हो, तो हमने पढ़ा ही है कि अगर आप पहले किसी भी नाउन से पहले ए आर्टिकल लगा दें और बाद में दोबारा उस नाउन को बोलना हो तो उससे पहले द आर्टिकल लगा सकते हैं। बिल्कुल बच्चों बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक ही सेंटेंस में नहीं। जैसे कि मैं बोलूं ए किंग लिव्ड इन ए विलेज और उसके बाद में मैंने कर दिया फुल स्टॉप, सेंटेंस खत्म। नेक्स्ट सेंटेंस बोला द किंग वेंट फॉर हंटिंग, शिकार के लिए निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, पहले मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, इस किंग को इंट्रोड्यूस करवाया, पहले से कोई नहीं जानता था तो मैंने बोला ए किंग, मतलब आप नहीं जानते हो, कोई राजा था। लेकिन अब बार बार अलग अलग सेंटेंस में फुल स्टॉप लगा दिया, दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया, दोबारा इस किंग की बात करूंगी तो लगाया द किंग, क्योंकि अब आप उस किंग को जानते हो, क्योंकि मैंने फर्स्ट सेंटेंस में ही आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया ए किंग, अब आप उसको जानते हो इसलिए आर्टिकल ले लिया आपने, द ले लिया। इससे पहले जब अनजान चीज हो ए आर्टिकल लगाओ, जान जाओ द आर्टिकल लगाओ, मतलब आपको पता है कि किस किंग की बात हो रही है इसलिए आपने द आर्टिकल ले लिया। लेकिन एक ही सेंटेंस में ऐसा नहीं करना, एक ही सेंटेंस में बार बार नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम यूज करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है बच्चों, नाउन का रिपीटेशन, एक ही नाउन का रिपीटेशन। जैसे कि मैं राम के बारे में यहाँ पे कोई चीज बोलूँ तो मैं बार बार एक ही सेंटेंस में राम 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 नहीं बोलूंगी, उसके लिए एक सुटेबल प्रोनाउन ही का यूज करूंगी। तो यहाँ पे आप एक ही सेंटेंस चल रहा है,
ही स्टॉल ए डॉग एंड सोल्ड द डॉग नहीं, सोल्ड इट, डॉग के लिए सुटेबल प्रोनाउन इट लगाओ, सोल्ड इट फॉर ₹50, 50 रुपए में उसको बेच दिया। तो एक सेंटेंस में बार बार एक ही नाउन का यूज नहीं करना, एक बार कर लिया, अब उसके लिए क्या यूज करो, प्रोनाउन यूज करो, सुटेबल प्रोनाउन। यहाँ पे राम होता हम ही यूज कर लेते, यहाँ पे सीता होता हम शी यूज कर लेते, यहाँ पे राम श्याम मोहन होता हम दे यूज कर लेते। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पे ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए कि नाउन को एक ही सेंटेंस में रिपीट नहीं करना, एक ही सेंटेंस में रिपीट नहीं करना बच्चों, रिपीट नहीं करना। उसकी जगह आप क्या यूज करें, प्रोनाउन का यूज करें, प्रोनाउन का यूज करें। रिपीटेशन को रोकने के लिए, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, लिख लीजिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से एरर फाइंड आउट करनी है, बहुत ही सिंपल एरर इसमें। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते क्या है। बोथ मिल एज वेल एज मीना आर ब्यूटीफुल, मिल और मीना दोनों ही सुंदर हैं। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे है कॉम्बिनेशन की एरर। तो क्या है यहाँ पे, नोट लगा के लिखिएगा, नोट लगा के लिखिएगा कॉम्बिनेशन। क्या बोला मैंने, कॉम्बिनेशन, ठीक है। अच्छा कॉम्बिनेशन किस किस चीज का, दो चीजों के कॉम्बिनेशन जो हमेशा एक साथ आते हैं, इसके लिए मैंने कॉम्बिनेशन बोल दिया। तो बच्चों बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज नहीं आता, एंड आता है। और हमेशा देखना ये एज वेल एज करके ही एरर दिया जाता है। तो बोथ के साथ आपको क्या लेना है, एंड लेना है, एज वेल एज नहीं लेंगे। तो आपको एरर समझ में आई और कैसे करेक्ट करेंगे समझ में आया। इसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन और लिख लो आप। वो इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नो सूनर के साथ, नो सूनर के साथ देन आता है, कौन सा, THAN, THEN नहीं, ठीक है। हार्डली, हार्डली के साथ में, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, इनके साथ में व्हेन आता है, ठीक है। जैसे कि आपका बोथ के साथ एंड आया, नो सूनर के साथ देन, हार्डली के साथ व्हेन, उसके बाद में फ्रॉम के साथ क्या आता है आपका, टू आता है, ठीक है। फ्रॉम 6 AM to 8 AM, फ्रॉम 6 AM एंड नहीं आता, ठीक है, टू आता है वहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और आगे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। यहाँ पे देखना, आपको नरेशन बोला है, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, यहाँ पे आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। तो बच्चों कुछ रूल देख लीजिए। जो यहाँ पे रूल डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि आपके इन्वर्टेड कॉमा में किस तरह का सेंटेंस दिया है। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया सेंटेंस क्या है बच्चों, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बी। इस वर्ब के बारे में तो आज की क्लास में बहुत बार बात हो गई। बी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और बी के बाद में क्या आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं। बच्चों देखो ये आज दूसरी बात हो गई। मैंने बी के बाद में वर्ब थर्ड बताया था और उसको क्या बोला था, पैसिव बोला था। तो बी के बाद में वर्ब थर्ड के अलावा भी और कुछ आ सकता है, आ सकता है, 4 चीजें आ सकती है। पूरी डिटेल में अभी बात नहीं करूंगी, 2 चीजें आपकी आज की इस वीडियो में कवर होगी। कौन कौन सी, एक तो बी के बाद में आपने क्या देख लिया कि वर्ब थर्ड आता है, दूसरा क्या देखा, एडजेक्टिव आता है। तो बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन डेली। तो ध्यान रखना कभी भी इन्वर्टेड कॉमा में अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया हो तो उसको कैसे इनडायरेक्ट में बदलते हैं उसके रूल आज सीख लीजिए। पहले बोल रही हूँ फिर लिखवा भी दूंगी। तो यहाँ पे देखना, सबसे पहले जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया हो तो सेट टू को इम्पेरेटिव सेंटेंस के भाव के अकॉर्डिंग बदल देते हैं। भाव से कहने का मेरा तात्पर्य क्या है कि जो बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन डेली, ये एक एडवाइस है, ये एक सलाह है।
तो सेट टू को आप एडवाइज्ड में बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पे सलाह दी जा रही है, यहाँ पे डांटा जा सकता है, यहाँ पे ऑर्डर दिया जा सकता है, यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा सकती है। तो जो भाव होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेट टू को बदल देंगे। दूसरा चेंज क्या करेंगे कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसको हटा के क्या लगा देंगे, इसको हटा के हम लगा देंगे आपका टू, टू लगा देंगे। तो मैंने क्या बोला कि सेट टू को इम्पेरेटिव सेंटेंस के भाव के अकॉर्डिंग बदल देंगे, और जो मेरा गिवन सेंटेंस है उसमें सलाह देने का भाव है तो सेट टू को एडवाइस में बदल देंगे। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लगा देंगे, और फिर पूरा सेंटेंस एज इट इज, तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, देखना मेरा यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा, द टीचर एडवाइज्ड मी टू बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन डेली। अच्छा, इस योर को बदलेंगे, तो यहाँ पे योर का बदलने का रूल आई होप सबको पता होगा, क्या, सन 1 2 3, मतलब कि जो आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है वो नो चेंज। ठीक है, यहाँ पे नो चेंज। तो बच्चों मैं बोलते जा रही हूँ, प्लीज लिखते जाइएगा कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एस मतलब सब्जेक्ट, एस मतलब क्या, सब्जेक्ट, ठीक है, ओ मतलब क्या, ऑब्जेक्ट। तो योर जो है, योर क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, क्या बोला, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, मी है, तो मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पजेसिव, ये यहाँ पे क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, तो मी का पजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, मी का पजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, तो योर की जगह क्या आ जाएगा, माई आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेना ये किस में है, द टीचर एडवाइज्ड मी टू बी रेगुलर एंड लर्न माई लेसन्स डेली, तो ये देख लेना किस में है, ये डी ऑप्शन एक बार रीड कीजिएगा। हाँ बच्चों यही है इसमें। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन आपके रॉन्ग हैं, आप इसको पढ़ के देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया हम क्या देख रहे हैं, नरेशन देख रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना। ठीक है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया सेंटेंस क्या था, इम्पेरेटिव था, इम्पेरेटिव था, तो इम्पेरेटिव में क्या करेंगे, सेट टू को बच्चों इम्पेरेटिव सेंटेंस के भाव के अकॉर्डिंग बदलेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस के भाव के अकॉर्डिंग, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं उसमें क्या भावनाएं हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एडवाइस था, ठीक है, इन्वर्टेड, ये पहला रूल था। दूसरा रूल देखो, इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे इससे समझ जाओगे ना, इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लगा के सेंटेंस एज इट इज लिखना है, सेंटेंस एज इट इज लिखना है, एज इट इज लिखना है बच्चों। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है आपको, ये दोनों लिखो, फिर तीसरा रूल लिखवाते हूँ। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, सन 1 2 3, थर्ड रूल क्या है बच्चों, सन 1 2 3, तो मैंने क्या बताया, सन 1 2 3 मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पिछली वाली स्लाइड में क्वेश्चन में बताया था एस, ओ और एन क्या है, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये कैसे चेंज होंगे अभी आपको बताया। तो 3 रूल ध्यान रखना बच्चों। आई होप सबने ये नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए चलते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। तो इसका समझ में आ गया। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है 20th। यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, पैसिव वॉइस बदलना है। तो देखना, इट इज़ टाइम टू बाई बुक्स। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे बच्चों इन्फिनिटिव का कॉन्सेप्ट है। अब क्या कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से समझना। तो यहाँ पे इन्फिनिटिव का क्या कॉन्सेप्ट है, इन्फिनिटिव क्या होता है बच्चों,
टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इन्फिनेटिव। बच्चों मैं एक चीज़ हमेशा बताती हूँ कि प्रीपोजिशन के बाद में क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं। अच्छा मुझे बताओ ये जो टू है ये प्रीपोजिशन होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पे जो टू है, ये जो बाई है, ये अगर ये प्रीपोजिशन वाला होता तो इसके बाद में वर्ब नहीं आता, मतलब ये क्या है, इन्फिनेटिव वाला है। टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इन्फिनेटिव बोलते हैं इसको। और इसका पैसिव कैसे बनता है बच्चों, इन्फिनेटिव का पैसिव हमेशा ध्यान रखना, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या बोला मैंने, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा ये अगर बाय वर्ब है तो ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। बाई से जाके क्वेश्चन पूछो क्या, व्हाट। ट्रांजिटिव वर्ब बच्चों दो ही WH वर्ड का आंसर देती है, या तो व्हाट का या whom का। whom का मैंने इसी आपकी टेस्ट सीरीज में पहले बताया है, अब व्हाट का बताने जा रही हूँ। तो इट इज टाइम टू बाय व्हाट, बाय व्हाट, बाय बुक्स। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा जो आपका पैसिव वॉइस है उस यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पहले लिख के लाते हैं ना, और उसके बाद में आप वर्ब में चेंज करते हो, तो देखना ऑब्जेक्ट को पहले उठा के लेके आना है। तो क्या बन जाएगा, इट इज टाइम फॉर द बुक्स, फॉर द बुक्स। अच्छा फॉर द बुक्स तो बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है। ऑल द बुक्स तो नहीं होगा। क्या ऑल आपको कहीं पे सेंटेंस में दिया है क्या, एक्टिव वॉइस में ऑल कहीं दिया है क्या, नहीं दिया, तो एक्स्ट्रा वर्ड अपनी तरफ से नहीं लगाना, ए आंसर नहीं हो सकता। अब देखते हैं बी सी डी। तो फॉर द बुक्स यहाँ पे, अच्छा फॉर क्यों लगाया, क्योंकि इसको उठा के पहले रख रहे हैं और सब में रखा हुआ है। उसके बाद में मैंने क्या बताया, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म को किस में बदलोगे, टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड में। तो देख लेना टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड किस में है, तो आपका सेकंड ऑप्शन में है क्या, बी ऑप्शन में है क्या, यहाँ तो आर बीइंग बॉट ये दिया है, इसमें नहीं है। डी में देखना हैव बीन बॉट ये दिया है, ये भी नहीं है। अब सी देखो, टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड क्या दिया है, टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड, टू बी बॉट मिल गया आपको। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ लेना इन्फिनेटिव का पैसिव कैसे बनता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को लिख भी लेना बच्चों, क्या बोला मैंने, इन्फिनेटिव का पैसिव। तो यहाँ लिखना आप एक्टिव वॉइस और यहाँ लिखना आप पैसिव वॉइस, ठीक है। एक बॉक्स बना लेना, ये बॉक्स बना लिया, ठीक है। यहाँ पे लिखो इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, ठीक है, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। अभी बहुत ज़्यादा हमें कॉन्सेप्ट डिटेल में नहीं जाना, इन्फिनेटिव क्यों, कहाँ, कैसे यूज होता है, नहीं। अभी बस इतना समझो कि इन्फिनेटिव अगर एक्टिव वॉइस में आ गया तो पैसिव वॉइस में कर देंगे बच्चों टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड, ये ढूंढ लेना बस, टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड कहाँ है। तो यहाँ पे आई होप आपको सारे 20 क्वेश्चन हैं उसके साथ आपको 20 कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने को मिले होंगे बच्चों। इसी तरह हम हमारे सेट जारी रखेंगे आपके एग्ज़ाम तक। सो अंटिल योर एग्ज़ाम टेक केयर, स्टडी हार्ड, जय हिंद।